हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम इसमें फुल चैप्टर कवर करेंगे इस वीडियो में आपके साथ, और साथ ही साथ लास्ट 3 इयर्स के सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, और इसके साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने जो है सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस है, और इसमें चैप्टर एनालिसिस करने से हमें पता लगता है कि जो सेकंड पार्ट है इसका, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें से हर साल एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसी पार्ट पे हम ज़्यादा स्ट्रेस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सर जी की क्लास। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? केमिकल रिएक्शन समझने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज ऐसे चेंज होते हैं जिनमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ न्यू होती हैं, यानी बिल्कुल अलग होती हैं पहले सब्सटेंस से। उनसे आप पुराने सब्सटेंस नहीं बना सकते। जैसे कि आप जानते हैं अखबार को आप जलाते हैं तो उसमें आप राख बन जाती है, तो राख जो होती है उससे आप अखबार दोबारा नहीं बना सकते ना, तो ये केमिकल चेंज हुआ। ठीक है, तो आपका क्या हुआ? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। तो ऐसे रिएक्शन जिनमें नए सब्सटेंस बन जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होती हैं एक या दो सब्सटेंस से, तो उन्हें हम केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर हो गई बात? अब केमिकल रिएक्शन में जो चीज़ पार्टिसिपेट करती है, जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं। जैसे आपने अखबार को जलाने का मतलब अखबार आपका जो है रिएक्टेंट हुआ, उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन किया। ठीक है, और जो सब्सटेंस आपके बन जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं? उन्हें प्रोडक्ट्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब केमिकल रिएक्शन के कुछ हम एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड में क्या होता है? आप जो भी फूड खा रहे हैं वो आपकी बॉडी में जा करके ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे सब्सटेंस में। वो सब्सटेंस फूड से बिल्कुल अलग होते हैं, तो इसलिए डाइजेशन ऑफ फूड आपका केमिकल चेंज है। आपका रेस्पिरेशन है दूसरा एग्जाम्पल। तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो आपने खाना खाया उसने आपका अंदर जा कर के सेल के अंदर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और उससे एनर्जी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। तो नया कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ? नया सब्सटेंस बन गया। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है ये भी एक केमिकल चेंज है। तीसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब लोहे पे जंग लग गया। जंग लगने में क्या होता है? आपका जो आयरन होता है वो आप ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो आयरन ऑक्साइड बना देता है। तो आयरन ऑक्साइड तो आयरन से अलग होता है, तो इसलिए जो है ये भी आपका केमिकल चेंज हो गया। लास्ट एग्जांपल है आपका, क्या है ये? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अब बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन हम क्या करते हैं? मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाते हैं तो वो जलाने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन से रिएक्शन हो जाता है। तो मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो मैग्नीशियम से अलग होता है, तो ये भी आपका एक केमिकल चेंज हो गया। चलिए अब आपको एक एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बोर्ड में पूछा गया है। ये देखिए 2020 में आपका एग्जांपल आया है, क्वेश्चन आया है। क्या कहता है क्वेश्चन? आप ये देखिए इस क्वेश्चन में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। आपके 4-5 एग्जाम्पल दिए इसने, 4 कि इनमें से किस में जो है आपकी जो आइडेंटिटी है वो सब्सटेंस की नहीं बदलेगी। पहला है आपका कर्डिंग ऑफ मिल्क। आप जब मिल्क की दही जमाते तो आपको पता है दही तो बिल्कुल अलग होती है मिल्क से, तो उसकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, तो ये केमिकल चेंज है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब जब आप क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि हम किसी भी सब्सटेंस को प्योर करने के लिए यूज़ करते हैं, सॉल्वेंट में घोल करके उसको फिर हम फिल्टर करके फिर उसको प्योर कर लेते हैं दोबारा से, तो वही सब्सटेंस हमें मिल जाता है। तो ये आपका नया सब्सटेंस कुछ नहीं बन रहा है, तो इसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई है, तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन पूछा था उसने। तीसरा आपका फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स है, तो उसमें आपको मालूम है कि ग्रेप्स सड़ जाते हैं और उसमें जो है अल्कोहल बन जाता है, ये केमिकल चेंज है, नया सब्सटेंस बन जाता है। और डाइजेशन ऑफ फूड मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया है, तो इस तरह से आपका ये आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? जिसमें आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है। चलिए अब जो है आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्ड मैंने अभी डिस्कस कर ही लिया है। अब केमिकल चेंज में क्या होता है? केमिकल चेंज में आपने 3-4 बातें देखी, जैसे कि आप कह रहे हैं कि
स्टेट में चेंज आ सकता है। स्टेट में चेंज आने का मतलब क्या हुआ? स्टेट में चेंज आने का मतलब ये हुआ कि भाई उसकी लिक्विड स्टेट है तो उससे आपकी जो गैस बन सकती है। जैसे आप जो है, मैंने अभी बताया कि अखबार जलाया आपने या न्यूज़पेपर जलाया तो उसमें गैस भी बनी थी, तो स्टेट में चेंज आ गया था। आपका कलर में भी चेंज आ गया था, ब्लैक हो गया था अखबार जलाने पर कलर जो है, ठीक है। टेम्परेचर, हीट निकल रही थी उसमें, तो टेम्परेचर में भी चेंज आ गया था। तो ये सारे की सारी बातें आपने देखा था न्यूज़पेपर जलाने में हो रही थी। साथ ही साथ गैस भी निकल रही थी, उसमें धुआं निकल रहा था। तो ये सब बातें किसी भी केमिकल चेंज में हो भी सकती हैं और ज़रूरी नहीं है कि सारी इकट्ठी हों, ठीक है, हो सकती हैं। तो ये हमारी जो है केमिकल रिएक्शन जो होता है उसके अंदर ये बातें पॉसिबल हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आपका है केमिकल रिएक्शन जो है उसको आप किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। भाई केमिकल रिएक्शन तो हो गया, लेकिन अब आप उसको बताना चाहते हैं भाई ये केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो आप कैसे बताएंगे? तो सिंपल सा तरीका, सबसे आसान तरीका क्या है? जैसे आप ये बतला रहा है कि जिंक जो है उस सल्फ्यूरिक एसिड से आपने रिएक्ट कराया। जब आपने जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाला तो क्या बना? जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो जो चीज़ें आपने मिक्स की, जैसे मैंने आपको पहले डिस्कस किया, जो चीज़ें हम शुरू में लेते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन होता है उन्हें हम रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो चीज़ें बन रही हैं आपकी उन्हें हम बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एरो के निशान के बाद लिखा जाता है, उनको एरो के निशान के राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, और जो रिएक्टेंट होते हैं उनको पहले लिखा जाता है। अब आपने जो चीज़ें जोड़ी डाली थी इसके अंदर, जैसे जिंक डाला था आपने, सल्फ्यूरिक एसिड डाला था, ये ऐसे कैसे लिख दिया वर्ड्स में, ठीक है। और आपके बन क्या रहे थे? जिंक सल्फेट बन रहा था, हाइड्रोजन गैस बन रही थी, ये भी आपने वर्ड्स में लिख दिया। तो ये आपकी क्या होगी? वर्ड इक्वेशन होगी, ठीक है। जो चीज़ आपने डाल रही है वो इधर लिख रहे हैं और जो बन रही है वो इधर लिख रहे हैं, साथ में बीच में एरो का निशान है, और वर्ड्स में लिख दिया तो ये आपकी वर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन क्या होती है? आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं उनकी जगह पर आपने अब सिंबल यूज़ कर लिए। जिंक की जगह पर आपने जो है Zn यूज़ कर लिया, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर आपने सिंबल यूज़ किया H2SO4, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आप मिला रहे हैं, ठीक है। और बन क्या रही है आपकी? जिंक सल्फेट बन रहा है। जिंक सल्फेट को आपने लिखा ZnSO4, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बन रही है तो उसको हमने H2 लिख दिया है। तो ये इसके सिंबल हैं इनके, तो आपने इनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया है, तो ये आपके क्या हो जाएगा? केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जिंक ने जो है हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया है और हाइड्रोजन गैस की जगह खुद ले लिए, तो ये जिंक सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन अलग हो गई है, तो इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन जो है वो आपकी रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप। केमिकल रिएक्शन जो है आपने देखा कि कैसे रिप्रेजेंट होता है, वो आपको मैंने बताया सिंबल से। अगर आपने केमिकल रिएक्शन जो है सिंबल में रिप्रेजेंट कर दिया है तो आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो सिंबॉलिक फॉर्म में जब भी आप लिखेंगे एलिमेंट्स को या जो भी चीज़ रिएक्ट कर रही है उनको, तो वो आपकी केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। और अगर आपने उसको बैलेंस नहीं किया है उस इक्वेशन को, तो वो आपकी अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगी। बैलेंस करना क्या होता है? अब आप कहेंगे बैलेंस करना क्या चीज़ है, तो उसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा पहले ये बता दें आपको कि इसमें रिएक्शन लिखते वक्त और क्या क्या चीज़ें बतानी ज़रूरी होती है। एक तो फिजिकल स्टेट मेंशन करनी ज़रूरी होती है, और दूसरा उसके जो नेसेसरी कंडीशन है उस रिएक्शन की क्या क्या है। टेम्परेचर कितना चाहिए उस रिएक्शन को कराने के लिए, प्रेशर कितना चाहिए, या कोई थर्ड आपका कोई कंपाउंड तो नहीं चाहिए, कैटलिस्ट बोलते हैं, जो उसकी रिएक्शन में हेल्प करेगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको मेंशन करनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप मेंशन करेंगे तो वो आप इस एरो के निशान के ऊपर मेंशन करते हैं, कितना टेम्परेचर, कितना प्रेशर, या कैटलिस्ट कौन सा चाहिए। तो ये बाकी चीज़ें हैं जो केमिकल इक्वेशन में लिखी जाती हैं। अब चलिए बताते हैं कि केमिकल इक्वेशन जो है उसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो होती है उसमें और इसमें क्या फ़र्क होता है। देखिए ये जो आपकी रिएक्शन लिखी हुई है, पहले जो मैंने आपको बताई थी कि मैग्नीशियम को आपने बर्न किया एयर में और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ठीक है। और ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन गैस, गैस को जब भी हम लिखते हैं तो अकेला O नहीं लिखना है, O2 लिखना है। हाइड्रोजन गैस लिखेंगे तो H2 लिखेंगे, ठीक है।
और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था मैग्नीशियम Mg और ऑक्साइड का O, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgO। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें कि आपने 2 Mg डाले हैं और यहाँ पर जो आपके ये 2 आपने आगे लगाया हुआ है, तो 2 Mg ही आपके निकल रहे हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम इसमें गए हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम है यहाँ पर? 2 हैं और यहाँ पर आपके कितने निकल रहे हैं? आगे 2 लगाने का मतलब है कि Mg भी डबल हो गया है और आपका ऑक्सीजन भी डबल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो है ये दोनों चीज़ें बैलेंस्ड हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 हैं और आपके यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हैं, Mg यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर भी 2 हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में भी Mg 2 हैं और आपके रिएक्टेंट में भी Mg 2 हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और आपकी प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। तो ये हमने बैलेंस कर रखी है इक्वेशन। अब आप कहेंगे इसको बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, बैलेंस करने का मतलब ये होता है कि आपकी इक्वेशन में जितना मटेरियल अंदर गया है, ये मटेरियल जो है आपका अंदर गया है और ये आपका बाहर निकल रहा है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। ठीक है, क्यों होने चाहिए? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा ऐसा कहता है। क्या कहता है वो? मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी मैटर को ना तो पैदा कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो चीज़ अंदर डाली है जितनी, उतनी ही बाहर निकलेगी। आप ना तो नई बना सकते हैं और ना ही जो है उसमें से जो डाली है उसको नष्ट कर सकते हैं। उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम रहनी चाहिए। इसीलिए जो है हमारे जो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो डिफरेंट एलिमेंट के, जो जैसे हमारे 2 एलिमेंट थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उनके जो एटम्स हैं उनकी संख्या दोनों साइड इक्वल होनी ज़रूरी है, तभी जो है उन दोनों का मास भी आपस में इक्वल होगा। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो हैं उनके अंदर जो जो एलिमेंट हैं उनके एटम्स की संख्या दोनों तरफ जो है ये आपस में इक्वल रहनी चाहिए। क्लियर हो गई बात कि इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है? इस पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है, तो आप जवाब देंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है ऐसा कहता है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो है नंबर ऑफ एटम्स जो है दोनों तरफ डिफरेंट एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं कि हम इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। इक्वेशन बैलेंस करना जो है एक इम्पोर्टेंट काम है। आप देखिए, इसमें आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। ये आयरन है Fe जो है और ये वाटर है। आपने आयरन के ऊपर से स्टीम को पास किया, वाटर जो इसमें स्टीम फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, जब इस पर पास करते हैं तो आयरन ऑक्साइड बनता है। ठीक है, Fe, इसको हम जो है Fe आयरन 2,3 ऑक्साइड भी बोलते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती है। हाइड्रोजन गैस है, मैंने कहा था H2 लिखना उसमें। तो आप इसको ध्यान से देखें तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है? देखिए आप, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 4 एटम है, जबकि यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट साइड में 1 ही एटम है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ओबे नहीं कर रही है, तो इसे बैलेंस करना जरूरी है। तो ऐसी इक्वेशन जो अनबैलेंस्ड होती है उन्हें स्केलेटन इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब आप इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए, सबसे आसान काम है इसमें। आप सबसे ज़्यादा एटम किस चीज़ के हैं वो देख लीजिए। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के एटम यहाँ पर 4 हैं, इधर वाली साइड में भी जो है रिएक्टेंट साइड में भी किसी भी एलिमेंट के एटम जो है 4 नहीं है। आयरन का यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन के 2 हैं। तो आप देख रहे हैं कि इसमें से किसी का भी जो एटम है आपका वो इतना नहीं है। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करेंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हैं, तो हम जो है याद रखिए, ये जो आपका जो ये बनी हुई चीज़ें हैं ये डाली हैं, इनको आपने बिल्कुल चेंज नहीं करना है। आपको बॉक्स दिख रहे होंगे, तो इनके आगे आप कुछ भी लगा सकते हैं, इनके नीचे यहाँ कुछ नहीं लगाना आपने, इनको चेंज नहीं कर सकते, इनका स्ट्रक्चर नहीं चेंज करना है। तो आपने ऑक्सीजन 4 है, तो आपने इस ऑक्सीजन को 4 करने के लिए इसके आगे आपने 4 लगा दिया। अब 4 लगाने से क्या हुआ? ऑक्सीजन आपकी 4 हो गई, क्योंकि आगे 4 लगने का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों 4 टाइम हो गई हैं। अब ऑक्सीजन 4 हो गई, यहाँ पर बैलेंस हो गई ऑक्सीजन तो, लेकिन हाइड्रोजन कितनी हो गई यहाँ पर? यहाँ हाइड्रोजन आपकी हो गई 8, 4 2 जा 8, जबकि हमारी प्रोडक्ट वाली साइड में हाइड्रोजन कितनी है? 2 है, तो इसके भी आगे आप 4 लगा दीजिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई आपकी। अब आप देखिए यहाँ पर आयरन कितने हैं? आयरन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर आपके आयरन 1 है, तो इसके आगे आप 3 लगा दीजिए, तो आपका आयरन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो आपने देखा कि किस तरह से इक्वेशन को बैलेंस करना है। बड़ा आसान काम है। पहले आप सबसे ज़्यादा एटम देखिए किसके हैं, उनको इक्वल करिए दोनों तरफ, उसके बाद
जो उनसे ज़्यादा हो गए हैं, जैसे हाइड्रोजन के यहाँ ज़्यादा हो गए तो फिर हमने उसको बैलेंस किया, और फिर थर्ड टाइम पे हमने जो है आयरन को बैलेंस कर लिया। ठीक है, तो ये आपका जो है यहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरह से बैलेंस किया है। पहले जो है आपने देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर 4 लगा करके पहले ऑक्सीजन को आपने 4 टाइम कर लिया, लेकिन क्योंकि हाइड्रोजन आपके 8 हो गए तो इसको 8 करना ज़रूरी था, तो इसलिए यहाँ पर फिर इसने 4 यहाँ पर लगाया, तो ये आपका 8 हो गया। तो इस तरह से ये बैलेंस हो गया। फिर आयरन को बैलेंस करने के लिए आगे यहाँ 3 लगा दिया। अब उसके बाद इनकी जो फिजिकल स्टेट है वो मेंशन किए हैं। आयरन हमारा सॉलिड फॉर्म में होता तो ऐसे लिख दिया, ये हमने वाटर जो है गैस फॉर्म में लिया तो जी लिख दिया, और ये जो हमारा आयरन 2,3 सल्फाइड था वो सॉलिड था तो इसलिए एस लिख दिया। तो ये हमारी स्टेट मेंशन करी है, और हाइड्रोजन गैस थी तो हमने जी लिख दिया। तो डिफरेंट जो स्टेट्स है उसको मेंशन करने के लिए हम ये सिंबल यूज़ करते हैं। सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, और गैस स्टेट के लिए जी, और एक्वा स्टेट के लिए ए क्यू यूज़ करते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। उसके बाद आप टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट वगैरह जो हैं वो भी आप उस पर मेंशन कर देंगे, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था, एरो के ऊपर मेंशन करना आपने जो भी टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट आपको दिया हुआ होगा उस इक्वेशन को जो पूरा करने में हेल्प करता है या उस रिएक्शन को पूरा करने में जो हेल्प करता है, वो सारी बातें आप उसके एरो पे मेंशन करेंगे। यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अब हम चलते हैं डिफरेंट तरह की केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसी में से ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको जैसे नाम बता रहा है कंबाइन होना, यानी द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जुड़ जाते हैं 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट जो आपस में जुड़ रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 रिएक्टेंट हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, ये जुड़ रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड में आप ध्यान से देखिए, कार्बन का हमने सी लिखा और डाइऑक्साइड, डाई का मतलब ऑक्सीजन 2 होंगी। ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहलाएगा ये। तो इसमें आप कोल जो है उसको हम कार्बन बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो बर्निंग ऑफ कोल का मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। मैंने आपको बताया था बर्न करने का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ को बर्न करने का मतलब उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा। तो कार्बन को बर्न किया तो कार्बन का ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ आपका, और कार्बन का जब ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ तो आपका बना कार्बन डाइऑक्साइड, एक सिंगल प्रोडक्ट बना। ये दोनों से आपका एक सिंगल प्रोडक्ट बन गया, तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ऐसे ही देख रहे हैं आप, इसमें हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से मिल रही है, 2 चीज़ें हो गई आपकी, ये दोनों कंबाइन हो रही हैं और वाटर का मॉलिक्यूल एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है 2 चीज़ों से, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस के लिए देखिए आप H2 यूज़ किया है मैंने आपको बताया था गैस के लिए आपने 2 लगाना है। ऑक्सीजन गैस के लिए O2 यूज़ किया है, तो आप याद रखिए, तो गैस जब भी होगी तो नीचे आप 2 लगा लेंगे। ठीक है, थर्ड वाली जो रिएक्शन है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या रिएक्शन है ये? कैल्शियम ऑक्साइड यानी क्विक लाइम जिसे हम बोलते हैं, हिंदी में से चूना भी बोलते हैं, वो जब आप पानी में डालते हैं तो आपका स्लेक्ट लाइम बन जाता है। इसको आप जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। हाइड्रोक्साइड के लिए OH और कैल्शियम के लिए Ca। ठीक है, तो ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये हमारा काफ़ी यूज़फुल होता है। ये पहले के टाइम तो लोग जो है इससे वाइट वॉश भी करते थे। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और इसमें कई बार आपसे पूछ लेते हैं भी, एक सीमेंट इंडस्ट्री में हमारी चीज़ यूज़ होती है। सीमेंट इंडस्ट्री में हमारी कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है, उसको हमने पानी में डाला तो हमारी दूसरी चीज़ बनी, बताइए वो क्या है? तो आप बताएंगे सीमेंट इंडस्ट्री में हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होता है, क्विकलाइम कहते हैं जिसे, कैल्शियम ऑक्साइड को, और उसको जो हम वाटर में मिलाते हैं, ये रिएक्शन लिखेंगे आप, तो आपका ये स्लेक्ट लाइम बन जाता है जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप अच्छी तरह लर्न कर लेंगे। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जो आपका पूछा गया है। ये देखिए ऊपर क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहता है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम। तो ये मैंने आपको बताया भी, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये वाटर से रिएक्ट करता है और स्लेक्ट लाइम बनाता है। इस रिएक्शन में साथ में हमारी हीट भी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो आप ये पूछ रहे हैं कौन सी रिएक्शन है, ये किस तरह की रिएक्शन है?
तो आपने देखा कि ये कंबाइन, मैंने अभी बताया था आपको, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें दो चीज़ें जोड़ करके एक सिंगल चीज़ बना रही है। साथ ही एक्सोथर्मिक भी है, क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो जिस रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है उसे एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन है इसमें। तो आप इसका जो आंसर क्या लिखेंगे, इसका आंसर जो आपका ये हो जाएगा, आपका है ए और बी। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ वाला पार्ट आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। ये तो मैंने सीबीएसई का क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर ली है। ऐसी रिएक्शन होती है जिनके अंदर जो है हीट रिलीज होती है। क्लियर हो गई बात, तो उनको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होती है? नेचुरल गैस जो है हमारी CH4 होती है, मीथेन भी बोलते हैं इसे। अब मैंने बताया था बर्न करने का मतलब है ऑक्सीजन से रिएक्शन करना। तो आप मीथेन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जैसे आपको मैंने बताया डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन लगेंगे, कार्बन का C, और वाटर बनता है और हीट निकलती है। तो ये आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है आपसे, रेस्पिरेशन जो है इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं? सीधी सी बात है, रेस्पिरेशन होता क्या, मैंने अभी आपको बताया था। ये आपका ग्लूकोज है, फूड है, जो हमारी बॉडी, जो फूड हम खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, हमारी बॉडी में इसमें ग्लूकोज में चेंज हो जाता है, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6, और वो हमारे सेल में ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, बर्न होता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, और उस प्रोसेस में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। इस एनर्जी का हम यूज़ कर लेते हैं। तो क्योंकि इसमें एनर्जी निकल रही है, इसलिए ये कौन सा रिएक्शन हुआ? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती हैं। देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बिल्कुल उल्टा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन से। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको बतलाया था कि 2 सब्सटेंस या 3 सब्सटेंस जोड़ करके एक सब्सटेंस बना रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि एक सब्सटेंस ज़्यादा सब्सटेंस में टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें कि एक कंपाउंड स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस में, उन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, बिल्कुल उल्टा हो गया, एक चीज़ ज़्यादा में टूट गई, डिकम्पोजिशन। अगर आपकी ज़्यादा चीज़ें जुड़ करके एक चीज़ बना रही हैं तो कंपोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो हमारा कई तरह का होता है। एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, और गर्म करने की वजह से वो एक चीज़ कई सारे पार्ट में टूट जाती है। जैसे आप देख रहे हैं इसमें आयरन सल्फेट को उन्होंने गर्म किया है, और आयरन सल्फेट हमारा आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट गया है। आप ये ध्यान से देखिए, मैं सल्फर डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ तो इसमें 2 ऑक्सीजन लग रही है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बोल रहा हूँ तो सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन लग रही है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड बोल रहा हूँ तो आयरन के साथ ऑक्सीजन लग रहा है। तो ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन साथ में लग रहा है, सल्फेट का मतलब SO4 साथ में आ रहा है, आयरन सल्फेट। ठीक है, तो एक बात और खास याद रखने वाली है कि आप देख रहे हैं कि इसमें सल्फेट जो है जब भी टूटेगा हीट करने पर तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, याद रखना, सल्फेट जब भी होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, और साथ में आयरन का ऑक्साइड, अगर आयरन तो आयरन का ऑक्साइड बनाएगा, अगर कुछ और होगा तो जिंक है तो जिंक का ऑक्साइड बना देगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे आप रिएक्शन को लर्न कर सकते हैं। अब इसमें आयरन फेरस सल्फेट जो होता है हमारा ग्रीन कलर का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और जब हम इसको थोड़ा हीट करते हैं तो ये वाइट हो जाता है, क्योंकि इसके साथ 7 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं, वो वेपर बन के उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वाइट हो जाता है, रहता है आयरन सल्फेट ही। और हीट करते हैं तो क्या होता है, आपका आयरन ऑक्साइड बन जाता है, और वो आपका रेड ब्राउन कलर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कलर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई ये कौन से कलर की चीज़ है। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई हमने एक चीज़ गर्म की, वो ग्रीन कलर की थी, और उसके बाद उसमें एक जो है हमारे को गैस निकली जिसकी जो स्मेल थी बड़ी पंजेंट थी। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है उसकी स्मेल बड़ी पंजेंट होती है। तो आपसे पूछ लेंगे वो रिएक्शन लिखो, तो आपको पूरा रिएक्शन लिखा होगा कि भाई आपने जो चीज़ गर्म की वो आपका फेरस सल्फेट था, उसको हीट करने पर हमारा आयरन ऑक्साइड बना, और जो गैस निकली वो हमारी सल्फर डाइऑक्साइड थी, और दूसरी गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड थी। ठीक है, तो ये आपका
रिएक्शन अच्छी तरह लर्न करना, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए हम इस पर जो है एक दो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ए स्टूडेंट्स वांट्स टू स्टडी अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय टेकिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल। मैंने आपको बताया ना फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेंगे। अब दो प्रिकॉशन पूछ रहा है, आप इसमें क्या लेंगे जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि जो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है वो स्मेल उसकी बड़ी पंजेंट होती है, बहुत तेज होती है। तो उसमें आप क्या करेंगे, इस गैस को जब आप निकाले मतलब कि स्मेल करेंगे तो आपने जो टेस्ट ट्यूब है उसको दूर रखना है, अपने नाक के पास नहीं रखना है, ना ही किसी फ्रेंड के नाक के पास रखना, नहीं तो जो है उसको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस केस में आपको गैस स्मेल करने के लिए हाथ से थोड़ा सा अपनी तरफ धकेल करके उस जो गैस है उसको स्मेल करना है। क्लियर हो गई बात। तो आप इसकी प्रिकॉशंस है थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसकी प्रिकॉशंस के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं, देखिए डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स और योर सेल्फ, पॉइंट द टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम बॉडी। मैंने आपको बता ही दिया। होल्ड द टेस्ट ट्यूब इन इंक्लाइंड पोजीशन, टेढ़ा रखना है आपने टेस्ट ट्यूब को, नहीं तो सीधा रखेंगे तो आपके नाक पर आ सकती है सीधी गैस जो है, ठीक है। और उसको आपने टोंग से पकड़ना है, चिमटे से पकड़ना है टेस्ट ट्यूब को। क्लियर हो गई बात। तो ये प्रिकॉशन है जो आपको बतानी होती है, कई बार कभी कभी आ जाती है वैसे, ठीक है। तो ये पिछले साल पूछी गई थी आपसे। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। अब आपने क्या किया है, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो लाइमस्टोन होता है, ये इसको चूने का पत्थर भी बोलते हैं कई लोग। तो उसको आपने हीट किया, मैं बताया था आपको इसमें कार्बोनेट है, ऊपर आपका सल्फेट तो सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही थी, अब आपका कार्बोनेट है तो कौन सी निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। और ऊपर आपका आयरन था तो आयरन ऑक्साइड बन रहा था, तो अब आपका कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। तो आपने देखा कि इसके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक से ज़्यादा बन रहे हैं, एक चीज़ को टूट रही है एक चीज़ ज़्यादा में, तो ये आपका डिकम्पोजिशन है। बड़ा सिंपल है। तो आपने लाइमस्टोन को गर्म किया तो आपका ये क्विक लाइम बन गया। ये आपका लाइम इंडस्ट्री आपका जो है सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ भी होता है। तो इस पर भी इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक कंपाउंड हमने एक्स था उसको हीट किया और दूसरा कंपाउंड बन गया जो कि सीमेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो बताइए दोनों कंपाउंड कौन से हैं। तो एक्स कंपाउंड आपका हो जाएगा लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, और जो बन रहा है वो कौन सा कंपाउंड हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड या क्विक लाइम। क्लियर हो गई बात। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अब एक आधा क्वेश्चन हम जो है जो सीबीएसई में पूछा गया वो डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा पहले वाले जो इक्वेशन है उसी पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब, लिस्ट any two observation, name the type of chemical reaction taking place and write the balanced equation for the reaction and name the product form। देखिए मैंने आपको पहले डिस्कस कर लिया है कि आप जो हैं दो ऑब्जर्वेशन भी मैंने आपकी डिस्कस करी है। क्या क्या थी इसमें, आयरन सल्फेट को गर्म करने पर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी, उसकी पंजेंट स्मेल थी, और दूसरी बात आपका जो आयरन ऑक्साइड बन रहा था वो रेड ब्राउन कलर का था। तो पूरी केमिकल रिएक्शन आप लिख दीजिए, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे क्योंकि उसमें हमने सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और जो पूछ रहा है कौन सी केमिकल रिएक्शन है, ये मैंने आपको बताया डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है ना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक चीज़ ज़्यादा में टूटती है। बैलेंस इक्वेशन भी आपके पीछे मैंने लिख के बता दिया, और प्रोडक्ट कौन कौन से बन रहे हैं वो आपको पहले ही नेमिंग की हुई है उसके अंदर। तो आपने वो केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए बस, उसमें नेमिंग पहले से की हुई है और कुछ नहीं करना है। तो ये आपका क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए राइट टू ऑब्जर्वेशन, ये आपका लेड नाइट्रेट के ऊपर है। तो हम लेड नाइट्रेट के बारे में पहले आपको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या है लेड नाइट्रेट का नेक्स्ट वाला, देखिए ये लेड नाइट्रेट जो है आपका PbNO3 है, इसको आपने हीट किया है। हीट करने पर मैंने आपको बताया नाइट्रेट है तो कौन सी गैस निकलेगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, और सल्फेट है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। अब यहाँ पर आपका लेड है तो लेड ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ कैल्शियम था तो कैल्शियम ऑक्साइड बन गया था, तो आपका लेड ऑक्साइड बन गया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल गई और साथ में ऑक्सीजन गैस और निकलती है। क्लियर हो गई बात। तो
तो आपने देखा कि लेड नाइट्रेट को जो हम गर्म करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अभी नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड गैस होती है इसके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, ब्राउन कलर की होते हैं, इसके फ्यूम्स निकलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इनसे आपसे पूछ लेते हैं, एक हमने जो है सब्सटेंस गर्म किया, बताइए उसमें ब्राउन फ्यूम्स बाहर आ रहे हैं तो कौन सा सब्सटेंस, तो आप क्या बताएंगे, वो लेड नाइट्रेट था। और ब्राउन फ्यूम्स किस चीज़ के थे, वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के थे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। और साथ में और कौन सी सब्सटेंस बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल रही है। ये रिएक्शन आपको पूरी लिखनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत बार पूछी गई। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं भी कब कब पूछी गई है। ये देखिए 2020 में पूछी गई है। क्या कहती है ये देखिए, राइट टू ऑब्जर्वेशन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट को हीट करने पर क्या होता है और कौन सी रिएक्शन है ये, मैंने आपको बताया था डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। एक चीज़ ज़्यादा में टूट रही है और बैलेंस इक्वेशन पूछ रहा है इसकी लिखने को। तो आप जो है इसके आंसर को ध्यान से देखिए, मैंने आपको जो बात बोली है वही चीज़ है। क्या है, इट टर्न्स येलो। येलो क्या चीज़ है इसमें, लेड ऑक्साइड है आपका, ये जो है ये येलो होता है। ठीक है, तो लेड ऑक्साइड बनने के कारण ये येलो हो जाता है। और रेडिश ब्राउन फ्यूम्स जो है किसके निकल रहे हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के निकल रहे हैं। क्लियर हो गई बात। और ये कौन सा रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जो कि हीट के कारण हो रहा है। एक चीज़ ज़्यादा पार्ट में ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। 2020 में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि हम साथ साथ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, ये देखिए, ये बोलता है डिज़ाइन एन एक्टिविटी टू डेमोन्स्ट्रेट द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। अब जो लेड नाइट्रेट आपने गर्म किया उसको आपने, उसने पूरी एक्टिविटी पूछ लिया आपसे, उसका डायग्राम भी पूछ लिया है और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो बैलेंस इक्वेशन तो आप पहले लिख ही चुके हैं, अब पूरी एक्टिविटी उसने पूछ ली है। तो चलो हम उसको आपको क्लियर दिखा देते हैं कि किस तरह से जो है इसका आंसर लिखेंगे। ये देखिए आप जो है ये एक्टिविटी है आपकी, इसमें आप देख रहे हैं लेड नाइट्रेट को जब आप गर्म कर रहे हैं ये टेढ़ा करके कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो फ्यूम्स हैं आपकी नाक में नहीं जाने चाहिए। तो ये देख रहे हैं ना आप कि किस तरह से आपने इसको टिल्ट करके रखा हुआ है और ये आपने लेड नाइट्रेट नीचे लिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है और इसको आप गर्म कर रहे हैं। ठीक है, और ये बर्नर है आपका। तो इसमें आपका जो है क्या चीज़ बन रही है, ये आपकी एक्टिविटी के अंदर ऑब्जर्वेशन क्या है, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें ब्राउन फ्यूम्स बनेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के, और रेडिश ब्राउन कलर का जो आपका मटेरियल बचेगा लेड ऑक्साइड, और रेडिश ब्राउन कलर का जो रेजिडू है वो बच जाएगा। ठीक है, अब जो है इसके बाद ही बोलता है कि ये आपके ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और आपकी ये इक्वेशन हो गई जो कि मैंने आपको पहले डिस्कस की थी। क्लियर हो गई बात। चलिए हम अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जो है ये बड़ा आसान है। ये भी हम जो ब्रेक करते हैं किसी भी मटेरियल को, जैसे हम वाटर ब्रेक कर रहे हैं उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प लेते हैं। आप देख रहे हैं कि हमने वाटर को ब्रेक किया हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब डिकम्पोजिशन यानी ब्रेकिंग आप जो है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से कर रहे हैं तो वो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जब आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा तो वाटर के अंदर जो है आपने थोड़ा सा एसिड मिलाना होता है ताकि ये गुड कंडक्टर बन जाए। अगर ये गुड कंडक्टर नहीं होगा तो ये करंट इसमें से पास नहीं होगा। दूसरी बात आप देखिए ध्यान से, इसमें 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के बन रहे हैं और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का, क्योंकि वाटर के अंदर जो है हाइड्रोजन के 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन गैस होगी हमारी वो डबल अमाउंट में मिलेगी। हाइड्रोजन गैस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम जो है इसका वो ऑक्सीजन गैस यहाँ इकट्ठी हो रही है तो डबल है, तो ऑक्सीजन गैस से हाइड्रोजन गैस हमारी डबल अमाउंट में मिलती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। आपको क्यों मिलती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, और जब ब्रेक होता है तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बनता है। क्लियर हो गई बात। तो इसमें आपने देखा इस एक्टिविटी में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में जो है हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं, और इसमें आपकी 2 गैसेस
निकल रही हैं। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। अब आपका आ गया नेक्स्ट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है? जैसे डिकम्पोजिशन करने के लिए आप जो है सनलाइट की मदद ले रहे हैं। जब सनलाइट की हेल्प से आप किसी भी चीज़ को तोड़ रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, तो वो आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए देखिए, ये आप देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका ये। और ये देखिए आपका, ये इसमें AgCl जो है, ये हमारा सिल्वर क्लोराइड है, उसको हमने सनलाइट में रख दिया चाइना डिश में डाल करके। चाइना ट्रे होती है, उसमें आप देख रहे हैं कि ये ब्रेक हो गया 2 पार्ट में। ब्रेक का मतलब डिकम्पोजिशन हो गया। एक हमारा सिल्वर बन गया और एक क्लोरीन गैस। तो ये सिल्वर ग्रे कलर का होता है। तो ये पूछ लेते हैं आपसे क्वेश्चन, भाई हमने सिल्वर क्लोराइड को रख दिया तो वो जो आपका कुछ समय बाद जो है वो ग्रे हो गया, वो ग्रे क्यों हो जाता है? तो आप बताएंगे भाई इसमें सिल्वर बन जाता है। सिल्वर हमारा ग्रे कलर का होता है। ये रिएक्शन भी लिखेंगे आप। क्लियर हो गई बात? तो इस पे इसी तरह से जो है ये रिएक्शन आपका सिल्वर ब्रोमाइड के लिए भी हो सकता है। उसमें भी आपका जो है सिल्वर बनता है और ग्रे कलर का होता है और उसमें ब्रोमीन गैस निकलेगी। तो ये दोनों रिएक्शन जो हमारे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ भी होती हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एक रिएक्शन लिखो जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होती है और उसमें जो है क्या क्या चीज़ हम यूज़ करते हैं और क्या चीज़ हमारी बनती है। तो कोई सी भी रिएक्शन आप इनमें से लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये घुमा करके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए इस पर क्या क्वेश्चन पूछा गया ये देख लेते हैं। ये बोलता है भाई 2 ग्राम आपने जो है सिल्वर क्लोराइड लिया है एक चाइना डिश में और उसको सनलाइट में रख दिया है। अब व्हाट इज़ योर ऑब्जर्वेशन इन दिस केस? तो बोलता भी केमिकल रिएक्शन भी लिखो और उसको बैलेंस भी करो। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले ये रिएक्शन जो है आपको समझा दिया मैंने। ये देखिए आपका जो ये सिल्वर क्लोराइड है सनलाइट में आपने रख दिया है और ये ग्रे कलर का सिल्वर आपको मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रही है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस रिएक्शन लिख देनी है और उसकी टाइप बता देनी कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है और जो कलर ग्रे हुआ है वो सिल्वर का है। तो ये सारी बातें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको दिखा भी दिया कि एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, चलिए अब बताते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। देखिए आपने अभी जो रिएक्शन डिस्कस किए हैं डिकम्पोजिशन की 3 तरह की, जिनमें कि हमारी एनर्जी चाहिए थी उनको पूरा करने के लिए, सनलाइट चाहिए थी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, ये आपकी हीट चाहिए थी और ऊपर डिस्कस किया। तो किसी भी रिएक्शन को पूरा करने के लिए अगर हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, चाहे वो हीट की फॉर्म में देनी पड़े, चाहे वो लाइट की फॉर्म में देनी पड़े, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देनी पड़े, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो ये सारी रिएक्शन जो हमने डिस्कस की हैं ऊपर डिकम्पोजिशन की, वो सारी की सारी जो है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस थी। ये वाली भी और भी जो हमने डिकम्पोजिशन के ऊपर डिस्कस किए हैं, ये सब एग्जांपल हैं। एंडोथर्मिक के अंदर भी आप ये सारे एग्जांपल लिख सकते हैं। देखिए इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया हमारा। क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा 2020 में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? तो कौन सी रिएक्शन इसमें एंडोथर्मिक होगी? देखो कोयल को बर्न करना तो एक्सोथर्मिक है, अभी मैंने आपको बताया था कि जलाते तो इसमें हीट निकलती है, देनी नहीं पड़ रही। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, जब आपका वेजिटेबल मैटर जो होता है वो सड़ जाता है तो उसमें भी आप देखेंगे वो हीट निकल रही होती है, गर्म हो जाता है वो, तो वो भी एक्सोथर्मिक है। फिर है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मैंने आपको पीछे डिस्कस किया कि उसमें एनर्जी निकलती है जिसका हम अपनी बॉडी में यूज़ करते हैं, तो वो भी एक्सोथर्मिक है। अब आपका आ गया डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपको मैंने अभी भी डिस्कस किया था कि भी कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको जब आप डिकम्पोज करते हैं तो क्या होता है, अभी आपसे डिस्कस किया था ना मैंने। ये आपने देखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट जब आप डिकम्पोज करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ ही साथ आप जो है उसको हीट दे करके पूरा करते हैं, तो क्या बनता है? क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। तो हीट देनी पड़ी इसमें हमें, तो जब हीट देनी पड़ी इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए तो ये हो गई हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक टाइप भी था, मैंने आपको डिस्कस किया था, और ये एंडोथर्मिक भी है क्योंकि इसमें हमें हीट देनी पड़ रही है। क्लियर होगी बात? तो ये आप अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे कि ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन जितनी भी हैं वो सारी एंडोथर्मिक हैं, जितनी हमने ऊपर डिस्कस की 3 टाइप इसकी। थर्मल डिकम्पोजिशन,
आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन सारी की सारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ये ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव जो चीज़ होती है वो आपकी कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन। अब आप कहेंगे भाई रिएक्टिव कौन सी चीज़, हमें कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज़ है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या कहते हैं कि भाई ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव है आपकी यानी पोटाशियम, के फॉर पोटाशियम, एन ए किसके लिए? सोडियम के लिए, फिर बी ए बेरियम के लिए। तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी सीरीज़ हो गई, हम कैसे लर्न करेंगे? तो चलिए आपका आसान कर देते हैं हम काम, आप थोड़ा सा लर्न कर लीजिए। यहाँ से एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और फिर आपका कॉपर। सबसे ज़्यादा आप याद रखिए एल्युमिनियम आपका रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव आपका जिंक है, उससे कम रिएक्टिव आपका आयरन है और सबसे कम रिएक्टिव आपका कॉपर है। इन चारों को अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है। अब इनको भी आप लर्न नहीं करना चाहते तो ऐसे याद कर लीजिए। आलू ज़रा फीके क्यों हैं? आलू मीन्स Al, ज़रा मीन्स Zn और Fe फीके और क्यों Cu। तो आपका आलू एल्युमिनियम है, ठीक है, और ज़रा आपका जिंक है और Fe जो है आपका फीके के मतलब आयरन। तो आप समझ गए आलू ज़रा फीके क्यों है से आपको क्लियर हो गया कि आलू मीन्स एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, ज़रा मीन्स जिंक उससे कम रिएक्टिव और फीके मीन्स आयरन उससे कम रिएक्टिव और क्यों मीन्स कॉपर, कॉपर सबसे कम रिएक्टिव। तो कॉपर भाई साहब सबसे कम रिएक्टिव हैं, इनको जो है कोई भी इन तीनों में से धक्का मार के बाहर निकाल सकता है। ऊपर वाले जो तीनों हैं इनमें से कोई सा भी धक्का मार के इसे बाहर निकाल सकता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, आयरन जो है वो आपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाला। आप जानते हैं कि आयरन जो है आपका वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर तो सबसे कम रिएक्टिव है, तो ये इसको धक्का मार के बाहर निकाल देगा, खुद उसकी जगह ले लेगा और आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, ये आपका अलग हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो कॉपर सल्फेट जो सोल्यूशन होता है आपका, आप ध्यान रखिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर ब्लू होता है, ठीक है, और आयरन सल्फेट जो होता है हमारा ये लाइट ग्रीन होता है। तो पहले हमारा कलर जो है ब्लू था, जब हमने उसमें आयरन डाल दिया, आयरन की नेल भी डाल सकते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आया था कि आपने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को आयरन के किसी बर्तन में रख दिया तो उसमें छेद हो गए। तो क्यों हो गए? क्योंकि बर्तन में से आयरन निकल के कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है, ठीक है, तो इसलिए वो अपनी जगह छोड़ देता है बर्तन में से, तो वहाँ पर छेद हो जाते हैं। या फिर आपने आयरन की नेल डाल दी तो फिर नेल में से आयरन निकल के कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देगा और कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, इसका कलर ब्राउन होता है। कॉपर का कलर क्या होता है? ब्राउन होता है। तो ये ब्राउन कलर जो होगा ये आपका कॉपर कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? ये आपका फिर नेल पे ही इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और इससे काफ़ी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ लेते हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बतलाया है। ठीक है, चलिए इस पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए ये इसमें क्वेश्चन क्या है, ये है आपका क्वेश्चन, लिस्ट द चेंजेस दैट आर ऑब्जर्व्ड व्हेन। ये तो खैर आपका इस पे नहीं है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, अरेंज द मेटल्स आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक एंड कॉपर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। ये तो मैंने आपको भी बतलाया भी, आयरन जो होता है और जिंक और ये चारों आपको मैंने बताया, मैग्नीशियम ने बताया था, तो चलो वो भी बतला देते हैं। आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर को आपने अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो भी आपको मैंने बतलाया था कि आयरन, आलू ज़रा फीके क्यों हैं, तो आयरन जो है वो फीके हैं, Fe आएगा पहले और ज़रा आपका मतलब Zn पहले आएगा, ठीक है, उससे भी पहले, और कॉपर सबसे लास्ट में। तो बेचारा कॉपर तो सबसे लास्ट में आएगा, Zn, Fe और Cu आपने अरेंज कर दिया। ठीक है, मैग्नीशियम सबसे रिएक्टिव होता है तो सबसे पहले मैग्नीशियम आ जाएगा, यहाँ Mg आ जाएगा। तो अभी पीछे हमने डिस्कस नहीं किया था, थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था ये। तो मैग्नीशियम सबसे रिएक्टिव है, उससे कम रिएक्टिव आपका जिंक है और उससे कम रिएक्टिव आपका Fe आयरन है और सबसे कम रिएक्टिव आपका कॉपर है। अब इसने बोला कि भाई आयरन फिलिंग्स जो होती हैं, यहाँ आपको मैंने बताया था आयरन की नेल कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो क्या होता है,
सेम क्वेश्चन है, सेम वही आपको आंसर लिखना है जो पीछे मैंने डिस्कस किया था। क्या लिखना है आपने, यही वाली इक्वेशन जो है आपने पूरी की पूरी लिख देनी है। क्लियर हो गई बात। लिखेंगे आप कि आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू है और हमारे को ये ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट हमें मिल जाता है, और कॉपर जो होता है हमारा वो डिपॉजिट हो जाता है, जो कि ब्राउन कलर का होता है, आयरन पे डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात। देखिए ये मैग्नीशियम है, मैंने आपको बताया था मैग्नीशियम जो है आपने रिएक्टिविटी सीरीज में अभी पूछा, उसने कैसे अरेंज करना था, पहले मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर आयरन और फिर कॉपर लिखना था। ठीक है, तो आप मैग्नीशियम भी लर्न कर सकते हैं। आलू ज़रा फीके क्यों हैं ऐसे, तो माझी भी बोल सकते हैं, माझी आलू ज़रा फीके क्यों हैं, ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो है ये पूछा गया आपसे, ये आपका हो गया, तो वही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है 2018 में। ए स्टूडेंट अलाउज फ्यू पीसेज ऑफ एल्युमिनियम मेटल, एल्युमिनियम डाला हुआ आपने, 2 टेस्ट ट्यूब में डाला है, ए और बी में, और उनमें कह रहा है कि आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट था। देखिए आपको एल्युमिनियम मैंने बताया था सबसे रिएक्टिव होता है। आलू ज़रा फीके क्यों हैं, तो फीके आयरन होता है और आयरन और कॉपर लास्ट में आते हैं, एल्युमिनियम पहले आता है, फिर ज़रा जेडन बाद में आता है, जिंक जो होता है। तो आपने एल्युमिनियम जब डाल दिया इन दोनों में तो वो तो दोनों को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर सल्फेट में से वो कॉपर को भगा देगा, एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा। और आपका जो है किस में डाला, दूसरा आपने आयरन सल्फेट में डाला तो आयरन को भी धक्का मार देगा, तो यहाँ भी एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा, बेचारा आयरन अलग हो जाएगा। और कॉपर सल्फेट में से जो है वो एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा तो कॉपर अलग हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब ये बोलता है कि शी एडिड आयरन मेटल टू अनदर टेस्ट ट्यूब C&D कंटेनिंग, अब आपने आयरन डाल दिया है एल्युमिनियम सल्फेट में। आयरन भाई साहब तो जो है एल्युमिनियम से कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, तो एल्युमिनियम सल्फेट में जब आप डालेंगे C में तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज़ वो वैसे की वैसे रहेगा, एल्युमिनियम सल्फेट का कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आयरन उससे कम रिएक्टिव है, तो वो एल्युमिनियम सल्फेट का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। लेकिन कॉपर सल्फेट में जब डालेंगे तो जैसे मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि कॉपर से आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो वो आयरन जो है कॉपर को बाहर निकाल देगा और ये आयरन सल्फेट बना देगा। क्लियर हो गई बात अच्छी तरह से। पहले एल्युमिनियम जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने कॉपर को भी बाहर निकाल दिया, और आपका जो है इसमें कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर निकाल दिया और आयरन को भी, दोनों को बाहर निकाल दिया और एल्युमिनियम सल्फेट बनाया। अब दूसरे केस में जब C&D में डाला तो आपने आयरन डाला, तो आयरन जब आपने डाला तो इसमें आपका जो है आयरन जो होता है C के अंदर जो है आपने क्या लिया था, आपने देखिए C में लिया था, मैंने बताया आयरन मेटल जो है आपने टेस्ट ट्यूब COD में डाला और उसमें एल्युमिनियम सल्फेट था C में, तो उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, C में सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और D में आपका कॉपर सल्फेट था तो उसमें आयरन सल्फेट बन जाएगा। अच्छी तरह समझ लीजिए। क्लियर हो गई बात कि ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है वही कम रिएक्टिव को बाहर निकाल सकता है, कम रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव को बाहर नहीं निकाल सकता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 hour ऑफ एडिंग स्ट्रिप्स ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। आपने कॉपर और एल्युमिनियम की स्ट्रिप ली है, फेरस सल्फेट में डाल दिए। देखिए फेरस जो होता है मैंने आपको बताया आयरन होता है, उसमें आप जब एल्युमिनियम डालेंगे तो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये फेरस को हटा देगा और एल्युमिनियम सल्फेट बना देगा। ठीक है, लेकिन कॉपर डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, कॉपर तो आयरन से कम रिएक्टिव है, तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, तो उसने बोला कि कौन सी रिएक्शन है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर होगी बात। और केमिकल रिएक्शन क्या होगी, तो आपको मैंने अभी बतलाया था कि भी ये चीज़, चलो डिस्कस कर लेते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये केमिकल रिएक्शन है। आपका कॉपर स्ट्रिप जो है जब आप आयरन सल्फेट में डालते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, और एल्युमिनियम स्ट्रिप जो है आयरन सल्फेट में डालेंगे तो मैंने आपको बताया
कि ये रिएक्शन होगी, एल्युमिनियम आयरन को बाहर निकाल देगा और एल्युमिनियम सल्फेट बनाएगा और आयरन बेचारा बाहर चला जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, क्लियर होगी बात? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा कि जिंक जो है, आपने ये पहले मैंने आपको बता दिया कि ये देखिए आयरन नेल बिकम्स रेड ब्राउन इन कलर, ऊपर इसने आयरन नेल डाली है तो वो क्यों हो जाते, कॉपर उस पर डिपॉजिट हो जाता है, ब्राउन कलर का होता है। और जो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो आपका ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था रिएक्शन में। इस रिएक्शन में मैंने आपको ऊपर डिस्कस किया था कि जो आपका ये आयरन की नेल डाली है आपने यहाँ पर, तो ये ब्लू कलर इसका है तो इसका ये ग्रीन कलर है, तो ये इसको धक्का मार देगी और कॉपर अलग हो जाएगा। ये ब्राउन कलर है, इसका ब्राउन कलर होने के कारण से ये आयरन पे जमा हो जाता है। ठीक है, तो ये इस एक्टिविटी में आपको यही बता रहा है। ठीक है, क्लियर होगी बात? देखिए इसमें इसी तरह की एक्टिविटी आपकी जिंक को लेकर के भी की जा सकती है। जिंक जो होता है, मैंने आपको बताया था कि ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो उसको बाहर निकाल देगा, कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा, ब्राउन कलर का जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो ये आपकी इसी तरह से सेम मेथड से जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ जो है कम रिएक्टिव को बाहर निकाल रही है। अब हम चलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है उससे पहले चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेंशन विद रीजन द कलर चेंजेस ऑब्जर्व्ड व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। ये आपका पीछे डिस्कस किया था हमने, सिल्वर क्लोराइड जो है आपको सनलाइट में रखेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया उसका कलर ग्रे हो जाएगा और उसमें सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में चेंज हो जाएगा। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड, ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो कॉपर को गर्म करेंगे तो। और जिंक जो है वो आपने कॉपर सल्फेट में डाला, जैसे अभी मैंने आपको पीछे बताया, तो वो कॉपर को हटा देगा उसमें से, तो आपका जिंक सल्फेट बना देगा। क्लियर हो गई बात? तो ये इसके आप सोल्यूशन जो है पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये आपका सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, देख रहे हैं ना, सिल्वर बन रहा है और क्लोरीन बन रही है। सिल्वर क्लोराइड को आपने सनलाइट में रखा और कॉपर पाउडर को जब आप हीट करते हैं तो ये आपका ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ये ब्लैक कलर का होता है, ये ब्राउन कलर का है, ये ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बना देता है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहलाती है। जब भी ऑक्सीजन से कोई रिएक्शन होती है और ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाती है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। हमारा ऑक्साइड इसमें लग गया है। ठीक है, बाकी अभी आपको जो मैंने जिंक वाली रिएक्शन डिस्कस की थी ये वही है। देखिए जिंक ने कॉपर को बाहर निकाल दिया है और कॉपर आपका ये बाहर निकल गया, सॉरी। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ये वही रिएक्शन है सेम, ये मैंने आपको 2020 में जो आई थी उसका क्वेश्चन डिस्कस किया है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे भी बहुत क्वेश्चन गए हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि दो आयन अपने अपने जो हैं, दो कंपाउंड जो होते हैं, सॉरी दो कंपाउंड, जैसे ये दोनों कंपाउंड हैं, वो अपने अपने आयन एक्सचेंज कर लेते हैं। आयन एक्सचेंज कर लेते हैं, जैसे सोडियम के पास सल्फेट है और बेरियम के पास कौन सा आयन है, क्लोरीन है। तो ये सल्फेट अपना बेरियम को दे देगा तो बन जाएगा बेरियम सल्फेट, ये बन गया बेरियम सल्फेट। और सोडियम उससे क्लोरीन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। तो इन्होंने आयन एक्सचेंज कर लिए, लेन देन कर लिया। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत पूछी जाती है। इसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें ये जो है हमारा प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, एक सॉलिड अनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो इसमें घुलता नहीं है और वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि प्रेसिपिटेट बन रहा है इसमें, तो इसलिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहलाती है। क्लियर हो गई बात? इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो हम देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं इस पर। ये देखिए 2019 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने अभी बता दिया, जिसमें आयन में एक्सचेंज होता है। एग्जाम्पल पूछा वो भी बता दिया मैंने आपको। नाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्विक लाइम इज एडिड टू वाटर इन अ बीकर। तो ये तो मैंने आपको पीछे डिस्कस किया था कि पानी में जब आप क्विक लाइम डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, ये आपको मैंने पीछे डिस्कस किया था।
ठीक है। तो इसने यही पूछा ऊपर इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन हो रही है इसमें बी पार्ट में, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बैलेंस्ड इक्वेशन लिखने को बोल रहा था, ये भी आपको मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ठीक है, तो ये आप देखना चाहे तो यहाँ देख भी सकते हैं, ये लीजिए, ये रिएक्शन थी जो हमने पीछे डिस्कस की थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये अभी अभी हमने डिस्कस किया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हो गई बात, ये आपका आंसर हो गया। और इसमें ऑब्जर्वेशन क्या देखी थी आपने इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, मैंने आपको बतलाया था, और बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही थी इसमें, और रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो रहा था। ये सारे पूरा क्वेश्चन आपको डिस्कस किया मैंने जो 2020 में पूछा गया है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और क्वेश्चन जो है हमारे क्या पूछे गए हैं इस पर। देखिए एक दो क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है ये देखिए, ए स्टूडेंट मिक्सेस सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड पाउडर। सेम क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में मिलाया, क्या चेंज होगा, पूरी रिएक्शन लिख दीजिए, कुछ नहीं बताना, प्रेसिपिटेट बनेगा, और पूरी रिएक्शन लिख दीजिए कि भाई इसमें जो है क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, आप चाहें तो मैं इसको जो है आपसे ये लीजिए आंसर भी डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें ये रिएक्शन आपकी क्लियर होगी बात, तो इसमें आपका ये रिएक्शन लिखना है आपने, और वाइट पीपीटी बनेगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। ये आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, देख सकते हैं, काफ़ी जगह पर बताया हुआ है हमने, ये रहा देखिए वाइट पीपीटी बन रहा है। क्लियर होगी बात, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये, और इसमें एक्सचेंज ऑफ आयन होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही, क्लियर है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन जो है ये पहले ले लिया हमने, इसमें क्या बोलता है ये देखिए, इसमें बोल रहा है ये आपका आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब आपको इसने 4 एग्जाम्पल दे दिए, इनसे पूछता भी कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है। जिंक जो होता है वो रिएक्ट कर रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, और जिंक नाइट्रेट और सिल्वर प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए सिल्वर से जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो उसको धक्का मार के सिल्वर को बाहर निकाल देता है, तो कौन सा रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, क्योंकि इसने ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ कम को बाहर निकाल रही है। पोटाशियम आयोडाइड रिएक्ट्स विद लेड नाइट्रेट टू प्रोड्यूस पोटाशियम नाइट्रेट। आप देखिए पोटाशियम नाइट्रेट और क्या प्रोड्यूस हो रहा है इसमें, लेड आयोडाइड। तो देखिए आयोडाइड जो होते हैं, इसने पोटाशियम ने लेड को दे दिया है, और उससे क्या ले लिया, नाइट्रेट ले लिया है, आयन एक्सचेंज हो गए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो पहला हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और दूसरा हमारा ये रिएक्शन भी दिखाया हुआ आपको, और दूसरा हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। क्लियर हो गई बात। ये देखिए आपका पोटाशियम आयोडाइड है, इसने आयोडीन जो है अपने लेड को दे दिया, और पोटाशियम ने नाइट्रेट इससे ले लिया, तो ये पोटाशियम नाइट्रेट बन गया और लेड आयोडाइड बन गई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखना आपने रिएक्टिविटी सीरीज जो मैंने आपको बताई है कि इसमें ज़्यादा रिएक्टिव चीज़ होती है वो कम वाली को धक्का मार के बाहर निकाल देती है, वो बेचारी अलग हो जाती हैं। ठीक है, और ये इसका जो नाइट्रेट जिंक ने छीन लिया और जिंक नाइट्रेट बना दिया है। क्लियर हो गई बात। चलिए हम अब आगे चलते हैं, इसमें हमारा 1-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, ये लीजिए ये डिस्कस कर लेते हैं। सोडियम सल्फेट जो है उसके साथ बेरियम क्लोराइड मिक्स करते हैं तो क्या होता है, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए। सेम क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है, ये सारी बातें मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले ही। केमिकल रिएक्शन पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई बात। 2019 में पूछा गया ये आपसे, क्लियर हो गई। चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए आपका पोटेशियम आयोडाइड वाला रिएक्शन आ गया, जो भी अभी हमने बताया आपको 2020 में पूछा गया था। ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, इसमें पोटेशियम जो होता है लेड नाइट्रेट से कैसे रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम इससे नाइट्रेट ले लेता है और आयोडीन इसको दे देता है, तो ये आपका लेड आयोडाइड बन जाएगा और पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा।
दोनों ने अपने आयन एक्सचेंज कर लिए हैं। इसमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन को घुमा के पूछ लेते हैं भाई, हमने पोटेशियम आयोडाइड किसी चीज़ में डाला और येलो पीपीटी बना, तो आप बताएंगे भी वो चीज़ जो है लेड नाइट्रेट थी जिसमें आपने डाला। ठीक है, तो अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो यह याद रखना है। ठीक, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होते हैं और रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं हम। देखिए, इसमें ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है हमारा, वो बहुत सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन से जब कोई भी प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो होता है रिएक्शन करता है, यानी ऑक्सीजन उसमें ऐड हो जाती है, तो हमारा हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आप देख रहे हैं इसमें कार्बन जो है उसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो आपकी इसमें ऑक्सीजन जो है ऐड हो गई और ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। जब ऑक्सीजन ऐड हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब दूसरा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट में से हाइड्रोजन हटा दिए जाए तो भी वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन ऐसे केसेस कम है हमारे, होते हैं, लेकिन इसमें हम जो है ऐसा कोई एग्जांपल हम नहीं ले रहे हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो हमारा जो है हो रहा है, कॉपर कार्बन जो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। अब जो है इसमें आप देख रहे हैं कि कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो इसमें आपने क्या किया है, कॉपर को पाउडर को लिया है, ब्लैक आपका जो है ब्राउन कलर का होता है, उसको आपने हीट किया है चाइना डिश के अंदर या किसी भी डिश में आप लेकर के, और ये आपका ब्लैक कलर का सब्सटेंस बन जाता है कॉपर ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो इस रिएक्शन के अंदर जो है आप देख रहे हैं क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है जो कि ब्लैक कलर का है और इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अगर आप देखें तो हम इसी कॉपर ऑक्साइड को ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कॉपर ऑक्साइड जो हमारी मिला है हमारा, इस पर हमने हाइड्रोजन गैस पास कर दी है। हाइड्रोजन गैस पास करने से क्या हुआ, उसको फिर हमने हीट किया है, तो इस हाइड्रोजन ने इसका ऑक्सीजन छीन लिया। तो अब जो है इसमें से ऑक्सीजन निकल गया तो बेचारा कॉपर अकेला रह गया। जब ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, और ऑक्सीजन जब चली गई, निकल गई उसमें से, तो इसका क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब जिसको ऑक्सीजन मिल गई उसका क्या हो गया, उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसको ऑक्सीजन मिल गई है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इस जो रिएक्शन है इसमें आप देख रहे हैं दोनों काम हो रहे हैं, रिडक्शन भी हो रहा है, इसकी ऑक्सीजन जा रही है और इसका रिडक्शन हो रहा है, और इसको ऑक्सीजन मिल रही है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर हो गई बात। अब जिसकी ऑक्सीजन जा रही है, यानी जो अपनी ऑक्सीजन दे रहा है, उससे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो अपनी ऑक्सीजन दे देता है उससे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और जो ऑक्सीजन ले लेता है, जैसे हाइड्रोजन है हमारा ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्लियर है, तो हमारा कॉपर ऑक्साइड क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और हाइड्रोजन जो है हमारा ऑक्सीजन से ले रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गई बात। अब जो है रिडक्शन क्या होता है, मैंने आपको बता ही दिया है। रिडक्शन जो है आपका बिल्कुल ऑक्सीडेशन से उल्टा होता है, जैसे कि आपको ऊपर मैंने डिस्कस किया है कि इसमें क्या होता है, या तो आपकी हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं या ऑक्सीजन निकल जाती है। जैसे कि मैंने आपको इसमें बतलाया था कि इसकी ऑक्सीजन निकल गई है तो इसका रिडक्शन हो गया, और इसको ऑक्सीजन मिल गई है तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं। क्लियर हो गई बात, आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, कॉपर ऑक्साइड है, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा आपका, हाइड्रोजन है, क्योंकि ये ऑक्सीजन ले रहा है और ये अपनी ऑक्सीजन दे रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और रिड्यूस होने के बाद इसका क्या बन गया है, कॉपर बन गया है, और इसका ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बन गया है, वाटर बन गया है। क्लियर हो गई बात। चलिए अब इस पे बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, you might have noted when copper powder is heated in china dish, the reddish brown surface of copper powder becomes black। मैंने आपको बताया था ब्लैक कलर उसका क्यों हो जाता है, कॉपर का, कॉपर ऑक्साइड बनने से। तो ये ब्लैक सब्सटेंस जो है आपका क्या है, क्यों बना है, पूरी रिएक्शन लिख देंगे। कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और कॉपर ऑक्साइड बना देता है,
जैसे कि मैंने आपको पीछे बतलाया भी था। और ब्लैक सब्सटेंस क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। तो इसकी केमिकल इक्वेशन पूछी है आपसे, तो आपको ये पूरी इक्वेशन जो है ये पीछे जो मैंने आपको बताई थी ये आपको लिखनी है। यही इक्वेशन जो है आपकी पूरी की पूरी लिख देनी है और आपने ये बताना भी ये ब्लैक सब्सटेंस बनता है हमारा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये ब्राउन कलर का था, पहले ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो ब्लैक सब्सटेंस ये बन गया और ये रिएक्शन आपने लिख देनी है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट है हमारा जो है ये देखिए क्वेश्चन जो है नेक्स्ट हमारा जो पूछा गया बोर्ड में, ये है हमारा 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वॉज टेकन इन ए चाइना डिश एंड हीटेड, व्हाट चेंज टेक्स प्लेस इन हीटिंग। तो ये भी आपको सेम वही लिखना है। क्लियर हो गई बात। फिर दोबारा इसने आगे क्वेश्चन और पूछ लिया, ये पहले वाली रिएक्शन तो आपने पूरी लिखनी है। नाउ व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड ओवर द हीटेड सब्सटेंस, नाउ रेजिड्यू विजिबल चेंज इज सीन इन इट। क्या विजिबल चेंज इसमें आएगा जब हाइड्रोजन गैस पास करेंगे। केमिकल रिएक्शन भी आपको इसकी देनी है और जो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी आपको बताने। दोनों रिएक्शन आ गई अब आपकी इसमें, आपकी जो मैंने डिस्कस की थी पहले वाली भी और दूसरे वाली भी। देखिए आप रिएक्शन इसमें क्या क्या आ गई ये देखिए। तो आपने ये रिएक्शन मैंने आपके डिस्कस की थी, कॉपर ब्राउन कलर का है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, ब्लैक कलर इस कॉपर ऑक्साइड के कारण से है। ठीक है, तो ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये ब्लैक कलर के कोटिंग है इसकी। और जो है ये आपका जब इसको दोबारा रिएक्ट कराएंगे तो ये ब्राउन कलर ब्लैक कलर की कोटिंग दोबारा कॉपर में चेंज हो जाएगी और वो फिर ब्राउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ब्राउन कलर जो है दोबारा से आपको मिल जाएगा। ये जैसे आपको नीचे वाली रिएक्शन मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन ले लेती है तो ये ब्राउन कलर इसका वापस लौट के आ जाता है, ये आपका इसका रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन छोड़ देता है ये अपनी, तो इसका रिडक्शन हो जाता है। क्लियर हो गई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन आपने देख लिया कितनी बारी पूछी गई हैं, तो ये अच्छी तरह से कर लेनी है आपने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है वो आपका ये देखिए, ये आपका पूछता है इस क्वेश्चन में कि भाई 2019 में पूछा गया है, ये रिएक्शन आपको दी हुई है और बोलता है कि भाई ये इसमें कौन सा ऑक्सीडेंट है और कौन सा रिडक्टेंट है। देखिए ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट आपको बताना है, जो कि आपको मैंने पीछे बताया भी था। देखिए आप इसमें क्या बताएंगे, ये MnO2, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था जो भी ऑक्सीजन देगा वो आपका ऑक्सीडेंट होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सीडेंट है और जो लेगा वो आपका रिडक्टेंट हो जाएगा। तो ये आपका रिडक्टेंट है और ये आपका ऑक्सीडेंट है। MnO2 आपका ऑक्सीडेंट है, इसने अपने ऑक्सीजन छोड़ दिया और ये बनाया, और ये HCl आपका रिडक्टेंट है। क्लियर हो गई बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड। ये आपका हम अभी डिस्कस करेंगे भी फूड और फैट में जो है अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों डालते हैं, क्योंकि फैट ऑयल वगैरह जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेते हैं और उसको ऑक्सीजन को रिएक्शन ना करें इसलिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं रेंसिडिटी को रोकने के लिए। रेंसिडिटी कहलाता है ये। ठीक है, तो ये रेंसिडिटी जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करना होता है फैट्स का, उसको रोकने के लिए हम उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। और सिल्वर क्लोराइड जो होता है वो उसका डिकम्पोजिशन मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ये आपका थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोरोजन क्या होता है। कोरोजन आप मैं बतलाना चाहूँगा कि ध्यान रखना कि कई लोग सोचते हैं कि सिर्फ रस्टिंग ही कोरोजन होता है, ऐसा नहीं है। कोई भी मेटल आप लीजिए, जब उसको मॉइस्चर, एयर या एसिड के संपर्क में आप लाते हैं, उसके कांटेक्ट में लाते हैं, तो वो जो आपका मेटल होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्यों ख़राब होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो रिएक्शन कर लेता है उनमें से जो गैसेस वगैरह होती हैं या दूसरे केमिकल के साथ, तो उससे जो है वो डिफरेंट तरह की लेयर बना देता है। कैसे, जैसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन देखें, तो रस्टिंग ऑफ आयरन में जो आयरन जंग लगना जिसे बोलते हैं, तो उसमें आयरन जो होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड बना देता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर। तो एयर में ऑक्सीजन तो होती है, तो आयरन ऑक्साइड बन जाता है जो कि उस पर पपड़ी जम जाती है, उससे वो आयरन खराब होना शुरू हो जाता है। सिल्वर जो होती है वो आप क्या करती है, चांदी आपकी काली पड़ जाती है, चांदी के जो आपके गहने काले पड़ जाते हैं, क्योंकि वो सल्फर से रिएक्शन कर लेती है। जो भी सल्फर मौजूद है हमारी एयर के अंदर, वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में हो, आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में, तो उससे वो सिल्वर सल्फाइड बना देती है। क्या बना देती है, सिल्वर सल्फाइड। तो वो आपकी जो होती है ब्लैक होती है। ठीक है, ऐसे जो आपको कॉपर ग्रीन कलर की कोटिंग उन पर आ जाती है, तो वो क्यों आ जाती है,
क्योंकि कॉपर जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर कार्बोनेट बना देते हैं, वो ग्रीन कलर की कोटिंग होती है। तो ये आपके डिफरेंट तरीके से जो अलग अलग जो मेटल होते हैं वो उनमें कोरोजन होता है। तो कोरोजन क्या हुआ आपका, कोरोजन आपका हो गया व्हेन मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर एंड एसिड फॉर सम टाइम, ए लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म विच वीकन्स द मेटल। आपकी ऑक्साइड की, इसके ऊपर हाइड्रेटेड ऑक्साइड की कोई लेयर बन जाती है जो कि इस मेटल को वीक कर देती है, ठीक है। तो इसको, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात। आप रोक कैसे सकते हैं कोरोजन को, आप उस पर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। जैसे गैल्वेनाइजेशन किसके लिए होता है, आयरन के लिए होता है। आयरन पे जिंक की लेयर चढ़ा दी जाती है, जिससे जिंक जो होता है ऑक्सीजन से पहले रिएक्ट कर लेता है और आयरन को नहीं करने देता, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो पहले रिएक्शन कर लेता है, आयरन को रिएक्शन नहीं करने देता, तो आयरन ऑक्साइड नहीं बन पाता है, तो आयरन जो है वो बच जाता है। आपके जो पाइप हैं, आपके जो वाटर पाइप्स जो होते हैं उनमें गैल्वेनाइजेशन होता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है, आपने देखा साइकिल वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं उन पे चमकीले से होते हैं, उन पर क्रोमियम की लेयर चढ़ी होती है, तो वो आप उसको एयर के कांटेक्ट में आने से बचाती है, आयरन को वाटर के कांटेक्ट में आने से बचाती है, जिससे इस पर जंग नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे पेंट वगैरह कर देते हैं आप अपने दरवाजे के ऊपर, ताकि जो है वो हवा के कांटेक्ट में या मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए, इससे उन पर जंग नहीं लगेगा। ये सब जो है हम तरीके अपनाते हैं कोरोजन को कम करने के लिए। अब इस पर क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, चलिए एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन फॉर अ फ्यू डेज। मैंने अभी बताया सिल्वर आर्टिकल क्यों ब्लैक हो जाते हैं, वो सल्फर से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और बोल रहा है आपसे कि भाई वाई डू सिल्वर आर्टिकल टर्न ब्लैक व्हेन केप्ट इन ओपन, ठीक है। नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व। फिनोमेना आपका कोरोजन हो गया। अब इसमें आप क्या लिखेंगे, साथ में लिखेंगे भी सिल्वर सल्फाइड बन जाता है। नेम द ब्लैक सब्सटेंस फाउंड, तो आप लिखेंगे ब्लैक सब्सटेंस सिल्वर सल्फाइड होता है, ठीक है। और उसका केमिकल नेम लिखना चाहें तो आप जो है वो केमिकल नेम भी लिख सकते हैं। देखिए इसमें आपका केमिकल नेम क्या हो जाएगा, ये इसने बोला कि भाई केमिकल नेम और फॉर्मूला नीचे, दूसरा क्वेश्चन है ये आपका, सॉरी। तो दूसरा क्वेश्चन, पहले वाले का तो केमिकल नाम नेम आपका अगर लिखना हो सिल्वर सल्फाइड हो जाएगा, फिनोमेना आपका कोरोजन हो जाएगा। आपका ये देखिए सिल्वर सल्फाइड लिखा हुआ है, क्लियर हो गई बात। दूसरा पार्ट जो उसमें बोलता है कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला बतलाइए, तो कैल्शियम फॉस्फेट का ये फॉर्मूला आपका, ये कैल्शियम और ये फॉस्फेट, क्लियर हो गई बात। और अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला पूछा था आपने, तो ये अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। अमोनियम जो होता है एक्चुअली कार्बोनेट का CO3 होता है और अमोनियम का NH4 होता है। तो कार्बोनेट की जो वैलेंसी 2 होती है वो इस अमोनियम में और लग जाती है, ठीक है। और अमोनियम की 1 होती है तो इसलिए वो नहीं लगाते हैं। ऐसे यहाँ पर कैल्शियम की वैलेंसी हमारी जो होती है वो 2 यहाँ लग गई है, और फॉस्फेट की वैलेंसी PO4 फॉस्फेट है तो उसकी वैलेंसी हमने कैल्शियम में लगा दी है। इस तरह से फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं रेंसिडिटी क्या होता है। रेंसिडिटी जो है हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और किस चीज़ का ऑक्सीडेशन, हमारे जो फैट और ऑयल होता है वो जब एयर के संपर्क में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, फैट और ऑयल का, और इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। इससे इसमें बैड स्मेल हो जाती है, टेस्ट भी खराब हो जाता है फूड का। तो इसके लिए आपने देखा वो चिप्स वगैरह जो होते हैं उनमें हम हवा भर देते हैं, हवा नहीं होती वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि वो एयर से रिएक्शन ना कर पाए, ठीक है। तो वो हमारे चिप्स उससे प्रोटेक्ट रहते हैं। तो हम जो है रेंसिडिटी को कम करने के लिए जो है 3-4 तरीके अपनाते हैं। एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं जो कि ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करने देते हैं हमारी फैट वाली चीज़ों को, और दूसरा उनको एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि जो है उनको एयर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो उनका जो है वो ऑक्सीडेशन हमारा नहीं होगा, जो भी ऑयली चीज़ें हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा थर्ड जो मेथड है वो रेफ्रिजरेशन कर देते हैं हम। रेफ्रिजरेशन मतलब कि आपका जो रेफ्रिजरेशन में आप उसको ठंडी जगह पर रख देते हैं, तो वहाँ पर जो है वो ठंडी जगह होने के कारण से एयर से जो है जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, कम टेम्परेचर पर। और दूसरा जो आपका नाइट्रोजन वाला मैंने आपको डिस्कस कर ही लिया था कि नाइट्रोजन एयर की जगह डाल देंगे तो फिर उससे वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा एयर से। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो है चैप्टर अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, और मुझे लगता है कि आपको ये मेरा समझाने का तरीका पसंद आया होगा। तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर ज़रूर करना।
थैंक यू।